दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल स्कूटर में। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जिन टॉपिक्स की बात करेंगे वो हैं मेमोरी यूनिट, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, मेमोरी यूनिट। It is used to store data or information in the computer. It is actually a work area of computer where CPU stores the data. इसका मतलब है कंप्यूटर में यूज होने वाली सभी स्टोरेज डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आती हैं, इन्हीं स्टोरेज डिवाइसेस को मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट कहते हैं। ये स्टोरेज डिवाइसेस दो तरीके की होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। It is an executable memory. All programs are executed in this memory. It is temporary storage and volatile in nature. इसका मतलब है प्राइमरी मेमोरी एक एग्जीक्यूटेबल मेमोरी होती है। कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं या रन होते हैं वो सब इसी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही एग्जीक्यूट होते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रैम मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब है कि ये मेमोरी रैंडम एक्सेस टेक्निक पर काम करती है, सीक्वेंशियल एक्सेस पे काम नहीं करती। प्राइमरी मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है और रैंडमली एक्सेसिबल मेमोरी है और ये रैंडम एक्सेस टेक्निक पर काम करती है। वोलेटाइल का मतलब है जब एक कंप्यूटर स्विच ऑन रहता है तब तक इसमें स्टोर किया हुआ सभी डाटा या इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहता है और जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है और कंप्यूटर शट डाउन होता है तब इसमें स्टोर किया हुआ सभी इंफॉर्मेशन या डेटा लॉस्ट हो जाता है। इसी वजह से प्राइमरी मेमोरी नेचर में टेम्परेरी होती है और वोलेटाइल होती है। अगर प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल की बात करें तो रैम मेमोरी, कैशे मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर्स, ये सभी प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं और ये सभी नेचर में टेम्परेरी होते हैं, वोलेटाइल होते हैं और रैंडमली एक्सेसिबल होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली एंड इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, दैट इज इट्स डाटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। इसका मतलब है कि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज की तरह काम करती है। ये नेचर में नॉन वोलेटाइल होती है। इसमें कंप्यूटर के शटडाउन होने पर स्टोर किया हुआ डाटा या इंफॉर्मेशन कभी लॉस्ट नहीं होता है। कंप्यूटर में इसकी कैपेसिटी या साइज दूसरी सभी मेमोरीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती है। इस सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अगला टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ तब से लेकर आज तक कंप्यूटर ने एक बहुत लंबी जर्नी तय की है। अगर कंप्यूटर की इस जर्नी को टेक्नोलॉजी के बेस पर देखें तो इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कंप्यूटर की जर्नी के इन 5 टाइम सेक्शंस को ही जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ये समय लगभग 16 साल का है जो कि 1940 से लेकर 1956 तक चला। इस समय में जो कंप्यूटर्स बनाए जाते थे उन्हें फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब्स साइज में बहुत बड़े होते थे और स्पीड में बहुत धीमे होते थे और ये बहुत गर्मी भी पैदा किया करते थे। इन्हीं वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का साइज बहुत बड़ा होता था और उनकी स्पीड भी बहुत कम होती थी। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 1956 से और 1963 तक चलने वाला 8 साल का समय है। इस समय में जो कंप्यूटर्स बनाए जाते थे उन्हें सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर्स कहते थे। इस जनरेशन में कंप्यूटर्स को बनाने में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में ये ट्रांजिस्टर्स बहुत कम साइज के होते थे, स्पीड बहुत फास्ट होती थी और ये हीट भी बहुत कम पैदा करते थे। इसी वजह से सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन की तुलना में साइज में बहुत छोटे होते थे और स्पीड में बहुत फास्ट होते थे और हीट भी बहुत कम होते थे।
अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। ये समय लगभग 9 वर्ष का है, जो 1963 से लेकर 1971 तक चला। इस समय में जो कंप्यूटर्स बनाए जाते थे उन्हें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में इंटीग्रेटेड चिप्स मींस आईसी चिप्स का यूज किया जाता था। ट्रांजिस्टर्स के कंपैरिजन में आईसी चिप्स का साइज बहुत कम होता था और स्पीड बहुत फास्ट होती थी और हीट भी बहुत कम पैदा होती थी। इसी वजह से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स सेकंड जनरेशन की तुलना में आकार में बहुत छोटे हो गए और स्पीड में बहुत फास्ट हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। ये समय लगभग 1972 से 2010 तक का है, जो कि 28 वर्ष का चला। इस समय में जो कंप्यूटर्स बनाए जाते थे उन्हें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में VLSI चिप्स का यूज होता था, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस VLSI चिप को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का यूज होने लगा था। आईसी चिप्स के कंपैरिजन में इस VLSI माइक्रो प्रोसेसर चिप का साइज बहुत कम होता था और स्पीड बहुत फास्ट होती थी और ये हीट भी बहुत कम होते थे। इसी वजह से फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थर्ड जनरेशन की तुलना में आकार में और भी ज्यादा छोटे हो गए और स्पीड में और भी ज्यादा फास्ट हो गए। पर्सनल कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे वर्ड भी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के साथ ही एग्जिस्टेंस में आए। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। यह समय 2010 से लेकर आज तक का समय है। इस समय में जो कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं उन्हें फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में ULSI चिप्स का यूज होता था, जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ULSI चिप भी VLSI चिप की तरह ही एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका मतलब है कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में ULSI माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज होने लगा था। VLSI चिप के कंपैरिजन में ULSI माइक्रो प्रोसेसर चिप का साइज बहुत छोटा होता है, स्पीड बहुत फास्ट होती है और ये हीट भी बहुत कम होते हैं। इसी वजह से फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में साइज में बहुत छोटे और स्पीड में बहुत फास्ट होते गए। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। A computer is an electronic device that allows you to accomplish a wide range of tasks. Changing the software packages on the computer gives you the ability to use it in a variety of different fields. इसका मतलब है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बहुत बहुत सारे तरीके से अलग अलग काम करने की क्षमता रखता है। इसमें जरूरत के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करके अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। इसी वजह से आज के समय में कंप्यूटर लगभग ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं या सेक्टर हैं जिनमें आज कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बैंक्स, मेडिकल, फार्मेसी, अकाउंटिंग, बिजनेस, बुक पब्लिशिंग, गेम्स, पर्सनल कंप्यूटिंग, साइंटिफिक रिसर्च, कम्युनिकेशन, बुक पब्लिशिंग, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं या सेक्टर हैं जिनमें आज कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज कंप्यूटर इज ऑफ 3 टाइप्स। अगर कंप्यूटर की डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज को देखें तो कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइन्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूअस डेटा that changes continuously and cannot have discrete values. Analog computers are used where we don't need exact values always. For example, speedometer, thermometer, aircraft flight simulators, and flight computer in aircraft and etc. इसका मतलब है कि एनालॉग कंप्यूटर्स वे कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग डाटा या एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। एनालॉग डाटा कंटिन्यूअस डाटा होता है जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं होती हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जनरली वहां यूज होते हैं जहां हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर, थर्मामीटर,
एयरक्राफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, फ्लाइट कंप्यूटर इन एयरक्राफ्ट, ये सभी एनालॉग कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। डिजिटल कंप्यूटर्स आर डिजाइन्ड टू प्रोसेस डिस्क्रीट डाटा और डिजिटल डाटा। It accepts the raw data as input in the form of digits or binary numbers 0 and 1 and process it with programs stored in its memory to produce the output. It produces the output in human understandable form. Personal computers, laptops, digital watch, all are the example of digital computers. इसका मतलब है कि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिस्क्रीट डाटा या डिजिटल डाटा को प्रोसेस करते हैं। ये डिजिट्स को या 0 और 1 को इनपुट के रूप में लेते हैं। इनपुट डाटा को अपनी मेमोरी में पहले से स्टोर किए हुए प्रोग्राम से उसे प्रोसेस करते हैं और आउटपुट को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल वॉच, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। It can process continuous data and discrete data simultaneously. It is widely used in specialized applications where both an analog and digital data are processed. For example, ultrasound machine, body parameter measuring machine, which measures pulse rate, heart breathing rate, blood pressure, SpO2 and body temperature. इसका मतलब है कि हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होती हैं जो कंटिन्यूस डाटा एंड डिस्क्रीट डाटा दोनों को एक साथ प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये सामान्यतः वहां यूज होती हैं जहां हमें कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डाटा दोनों को एक साथ प्रोसेस करने की जरूरत होती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो अल्ट्रासाउंड मशीन, बॉडी पैरामीटर्स मेजरिंग मशीन जो कि पल्स रेट को, ऑक्सीजन लेवल को, हार्ट ब्रीदिंग रेट को, ब्लड प्रेशर, SpO2 और बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करती है। ये सभी डिवाइसेस हाइब्रिड कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। और इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल टेक्निकल स्कूटर। नमस्कार।